नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार और मैं हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो इस वक्त लखनऊ में जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अहम बैठक बुलाई है। बता दें, प्रमुख सचिव कारागार और डीजी जेल बैठक में मौजूद रहेंगे। चित्रकूट बरेली जेल मामले में यह अहम बैठक बुलाई गई है। प्रमुख सचिव कारागार के साथ ये बैठक बुलाई गई है। जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने यह अहम बैठक बुलाई है। चित्रकूट बरेली बुलाई गई है। प्रमुख सचिव कारागार और डीजी जेल ने यह बैठक की है। आपको बता दें, जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने यह अहम बैठक बुलाई है। इसमें जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बैठक बुलाई है। इसमें डीजी जेल भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें, इस बैठक में डीजी जेल मौजूद रहने वाले हैं। इन्होंने बैठक बुलाई है। क्या कुछ इसमें अहम बातें होंगी, ये देखने वाली होंगी। फिलहाल लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर जो पेज दिखा रहे हैं, इसमें आपको खबर मिल रही होगी कि धर्मवीर प्रजापति ने यह बैठक बुलाई है। इसमें प्रमुख सचिव कारागार और डीजी जेल बैठक में मौजूद रहेंगे। जुड़ चुके हैं। प्रभात, बरेली जेल मामले में यह अहम बैठक बुलाई है। जानना चाहेंगे क्या कुछ बातें हो सकती है इस बैठक में। जिस तरीके से माफियाओं पे सरकार लगातार अंकुश लगा रही है, जेलों में जिस तरीके से ये सारी चीजें पाई जा रही है कि अब तक से वहाँ लोग मिले थे ये पूरी घटना के पहले, और लोग वहाँ जिस तरीके से जेलों में पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं जो जेल का स्टाफ है, जेलर है या जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मदद करते हैं। तो ये निश्चित तौर पे अपराधियों को संरक्षण देने की बात है। तो जिस तरीके से ये पूरी बैठक हो रही है, ये बहुत ही अहम बैठक है, क्योंकि जेलों से जिस तरीके से जेल में गैंगवार भी होता है, कई घटनाएं होती हैं और जेल में ऐसो आराम की जिनकी माफिया लोग जो है पैसे से उनका लेन देन एक गठजोड़ जो सामने आता है जेलर और जेल के स्टाफ के साथ, ये एक चिंता का विषय है। तो ये जो उमेश हत्याकांड में भी एक पूरा ये खुल के सामने आया है कि जिस तरीके से वहाँ बंद था और बात से पहले वहाँ लोग मिलने गए और उनकी मुलाकात हुई और वहाँ से पूरी प्लानिंग बनी। तो ये सारी चीजें जेल के अंदर कैसे, चाहे वो अतीत के मामले में बाबरमती जेल की बात हो या ये सारी जो घटनाएं आती हैं, ये चिंता का विषय होती है और ये अपराधियों का और मनोबल बढ़ाती है। और जिस तरीके से जेल में हाईटेक अब सुविधाएं हो गई है और हाईटेक सीधे लोग एंड्रॉइड फोन के द्वारा सीधे वीडियो कॉलिंग से बात कर लेते हैं और बिल्कुल प्रभात, मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और लगातार बताया जाता है इसमें कानून पर काफी कड़ी नजर रखी जाती है। तो इसमें कैसे होता है कि लोग जेल के अंदर से अपना नेक्सस चला लेते हैं? के मामले के मामले में हो, तो ये लगातार कानून व्यवस्था पे रिव्यू मीटिंग भी होती रहती है। लेकिन हर व्यक्ति के चेहरे पे लिखा जांच होती है, वहाँ जांच करने का सारी चीजें खुल के सामने आई, तो ये पूरा नेक्सस खुल के सामने आया। तो कार्रवाई जो की जाती है, लोग अरेस्ट भी होते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से चित्रकूट में वहाँ मुख्तार अंसारी की जो बहू है उनको संरक्षण देने और मुलाकात कराने में कई लोग गिरफ्तार भी किए गए। तो जेल में इस तरीके की घटनाएं एक बहुत जिसे कहेंगे कि पैसे का भी बहुत बड़ा खेल होता है। लोग भारी
प्रभात उनकी तरफ से प्रभात बताया जा रहा प्रमुख सचिव के साथ डीजी इस बैठक में शामिल होंगे, क्या इसमें कोई और भी बैठक में शामिल होने वाला है? निश्चित तौर पर देखिए ये बड़ी बैठक है और बैठक में लगातार यहाँ पे आनंद कुमार और ये जो मंत्री और सारे लोग जो है ये पूरा रिव्यू कर रहे हैं जेल का जिस तरीके से आधुनिकीकरण किया जा रहा है, सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, सारी चीजें की जा रही है, उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं हो रही है और संरक्षण मिल रहा है, ये एक चिंता का विषय है। और ये जो वारदात और घटनाएं होती हैं वो इसके लिए क्योंकि जेल में बैठते ही वो सारी घटना बनाते हैं और घटना को अंजाम देते हैं और उनके गुर्गे जो है मुलाकात करते हैं, तो ये जो मुलाकात का जो एक सिलसिला होता है और इस तरीके से मुलाकात परिवार के लोगों के लिए होती है, लेकिन उसमें माफिया और ये इस तरीके के अवांछित तत्व भी पहुंचते हैं। प्रभात जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि यूपीएसटीएफ के लोग भी अभी साबरमती जेल गए थे अतीक से बात करने के लिए, तो क्या लगता है कुछ समय में उसे भी उत्तर प्रदेश की जेल में लाया जाएगा? साबरमती जेल से ही अतीक में ये पूरी पुरानी मीटिंग थी और उसकी पत्नी साहित्या और ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके बेटे भी इन्वॉल्व हैं, तो पूछताछ तो होगी ना। साबरमती जेल से उसको यूपी लाया जा रहा है, ये वहाँ पहुँच गई है और वहाँ कोर्ट के माध्यम से मामला होगा, जिसमें भी लोग पकड़े गए हैं या जो लोग समिट में दी जा रही है, बहुत से लोग गिरफ्त में भी हैं, अभी पुलिस ने उसका खुलासा नहीं किया है, काफी लोग पकड़ में आ भी चुके हैं, चाहे वो बेंगलौर से लोग पकड़े गए हैं और कई जगह से ये समिट देखे लोग गिरफ्त में हैं, तो ये आमना सामना कराने के लिए वो अपने वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा रहा है कि मुझे किसी भी सूरत में यूपी ना भेजा जाए। मेरी जान को पता है लेकिन पहुंच चुकी है और कोर्ट के माध्यम से उसको लाने का पूरा प्राप्त हो चुका है और जब ये को प्रयागराज लाया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद प्रभात जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें, जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जो अहम बैठक बुलाई है, इसमें अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद के साथ उनके जो गुर्गे जेल में पहुंचते थे, बिना किसी औपचारिकताओं के मुलाकात किया करते थे, उन सभी चीजों को लेकर ये बैठक बुलाई गई। आपको बता दें, इसमें प्रमुख के साथ डीजी जेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। लगातार जिस तरीके से जेल में गुर्गे पहुंचते थे, जेल से लोग अपना नेक्सस चला रहे थे, उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये अहम बैठक बुलाई गई। तमाम तरीके की बातें होंगी, जेल सुरक्षा से लेकर के सभी कानूनी चीजों की इसमें बैठक में बात होने वाली है। धर्मवीर प्रजापति द्वारा जो ये बैठक बुलाई गई है, इसमें प्रमुख सचिव कारागार और डीजी जेल बैठक लेंगे। लगातार आपको बता दें, पहले भी खबर आई है कि अशरफ के भाई के जो अतीक अहमद है, जो काफी इस हत्याकांड में चर्चित है, उनके लगातार गुर्गे आते थे, ना उनकी कहीं औपचारिकता ही होती थी ना कुछ होती थी और उनकी जेल में मुलाकात हुआ करती थी। इन्हीं सब चीजों को लेकर ये बैठक बुलाई गई। जेल में किस तरीके से कानून व्यवस्थाएं बनाई जाए, किस तरीके से औपचारिकताओं करने के लिए लोगों को मजबूर किया जाए, इन सभी चीजों को लेकर ये बैठक होगी। देखने वाली बात यह होगी कि बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। वही माफिया अतीक अहमद, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में काफी चर्चित है, उसकी पत्नी साइस्ता राजपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या की साजिश में शामिल थी। एसटीएफ की पड़ताल में यह सामने आया है कि उमेश की हत्या की योजना बनाने के लिए अतीक, उसका भाई अशरफ, पत्नी साइस्ता, बेटा अशद आपस में व्हाट्सएप ग्रुप कॉल के जरिए बातचीत कर रहे थे। इसके पुख्ता सबूत मिलने पर शूटरों के साथ अब साइस्ता भी एसटीएफ के निशाने पर आ चुकी है। तो वहीं एसटीएफ को एक फरार शूटर के बारे में भी पुख्ता जानकारी हाथ लगी है। जी हां, वहीं जांच में यह सामने आया है कि उमेश पाल की हत्या के बाद असद ने सारे शूटरों के मोबाइल जमा कर लिए थे और उनको नए मोबाइल और सिम दिए थे। उसने सबके मोबाइल पर व्हाट्सएप एक्टिवेट करके इसके जरिए ही संपर्क किया था। वहीं दूसरी तरफ एसटीएफ की पड़ताल में यह सामने आया है कि बरेली जेल में
11 फरवरी को अशरफ से असद शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान, गुड्डू मुस्लिम और गुलाम मिलने आए थे। जेल में अशरफ से मुलाकात के लिए आने वालों को रोका नहीं जाता था, उनके हाथ पर मुहर लगाकर उन्हें अंदर भेज दिया जाता था और मुलाकात रजिस्टर में उनका नाम पता दर्ज नहीं किया जाता था। बरेली जेल में हुई इस गैर कानूनी मुलाकात की सीसीटीवी फुटेज प्रयागराज पुलिस को सौंप दी गई है। इसके एसटीएफ भी गहराई से छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के मामले में बहराइच से 2 लोगों को एसटीएफ ने उठाया है। इन पर माफिया अतीक अहमद के करीबी होने का शक है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि इनमें एक का शहर में शॉपिंग मॉल भी है। वही चर्चा में ही इन्हीं में से एक व्यक्ति के होटल के घटना के मुख्य आरोपी अतीक का पुत्र असद और उसका एक साथी रुका था। तो राजीव कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। राजीव, जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे छानबीन लगातार बढ़ रही है, चीजें साफ हो रही हैं, तो अब यह भी साफ हो गया है कि अतीक अहमद की पत्नी भी इसमें शामिल थी। देखिए ऋतिक, जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को शार्प शूटरों ने अंजाम दिया था और विधानसभा में योगी गरजे थे कि मैं अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा, हत्यारों को, कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को किसी भी स्तर पर बख्शेंगे नहीं है। उस तरीके से 2 अपराधी पहले ही मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। अब और ये नई गिरफ्तारियां एसटीएफ के माध्यम से हो रही हैं, जानकारी में आया है पूरा मामला। इसका परिणाम बेहतर होना चाहिए और अपराधी है, अपराधियों को तो शिकंजा कसना चाहिए। मगर यहाँ 2 चीजें निकल करके आती है, वो जो बड़ी डिफरेंट व्यवस्था पैदा करती है। जब कोई घटना अंजाम दे दी जाती है, उसी के बाद उसके मल्टीप्लेक्स, मॉल, बिल्डिंग, होटल, उनको छाना जाता है तो वो सब अवैध पाए जाते हैं। उससे पहले जब वो किसी घटना को अंजाम नहीं देते, तब ये प्रशासनिक मशीनरी कहाँ चौक हो जाती है, वो तब क्यों अवैध नजर नहीं आते? पहले भी तो वो किसी न किसी के शेल्टर में बने होते हैं। देखिए, जब कोई घटना अंजाम दी जाती है, मैंने देखा है ऐसा, बहुत सारे माफियाओं के उनके निशाने पाए, उनका मकान तोड़ दिया, उनका जेसीबी चला दी, बुलडोजर चला दिया। हालांकि मुझे अपराधियों से कोई सिंपैथी नहीं है, मगर कानून व्यवस्था और व्यवस्था पर सवाल इस बात का उठता है कि अब तक मौन क्यों थे? वो बिल्डिंगें, वो होटल, वो बैंक्वेट हॉल, वो बहुमंजिला इमारतें, वो फार्म हाउस एक दिन में तो ये खड़ी नहीं हो गई ना। बिल्कुल राजीव जी, घटना ना होती तो क्या वो अवैध सिस्टम उनका ऐसे ही अवैध कारोबार उनका यूं ही बदस्तूर चलता रहता क्या? राजीव जी, साइस्ता के बारे में जानना चाहूंगा कि साइस्ता लगातार सरकार से गुहार लगा रही थी कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, अतीक अहमद को सुरक्षा दी जाए, लेकिन इस वक्त साइस्ता खुद फरार है, बल्कि उसके ऊपर सरकार ने इनाम भी घोषित कर दिया है। कि ऋतिक, मैं आपको बता दूं बात कि अपराधियों को सुरक्षा किस बात की। देखो, मैं एक चीज और बताऊं आपको कि सुरक्षा की बात है, अधिकारों की बात है, कर्तव्यों की बात है, ये तो मानवों के होते हैं ना, दानवों के थोड़े ही होते। जब आपके पति ने बहुत सारे लोगों को ठिकाने लगाया, अपने विरोधियों को हत्या कर दी, मार दिया उनको, तब आपको ये नजर नहीं आके किसी का घर उजड़ेगा, किसी की वहां भी किसी की सुरक्षा की जरूरत है। जब खुद की जान पे पड़ी तो आपको याद आया कि हमें भी सुरक्षा की जरूरत है। सुरक्षा की जरूरत तो उस परिवार को भी थी जिसका विधायक आपने मार दिया था, उसकी पत्नी को भी सुरक्षा की जरूरत थी। सरकार ने उसको, उमेश पाल को सुरक्षा दी हुई थी, उसके बावजूद भी आपने उनको गोलियों से भुनवा दिया। तो जब खुद की जान को पड़ी तो सुरक्षा याद आई। जीवन जीने का अधिकार तो उनका भी था ना, जिनका आपने छीन लिया बमबारी करके। राजीव जी, यूपी एसटीएफ अभी फिलहाल साबरमती जेल में भी गई थी उनसे पूछताछ करने के लिए, तो क्या लगता है जल्दी उन्हें भी उत्तर प्रदेश जेल लाया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से लाया जाना चाहिए पूछताछ के लिए, तो और पूछताछ में पूरी स्थिति क्लियर होनी चाहिए। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश भेज दिया जाएगा तो एनकाउंटर हो जाएगा, पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। चर्चा है तो ये भी है, जिस तरीके का एक हवा उड़ा है कि विकास दुबे की तरह गाड़ी भी पलट सकती है। वो एक बाइत्तेफाक एक्सीडेंट था, मैं उसके विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, भविष्य में कुछ भी हो सकता है बाइत्तेफाकन, मगर डर है कहीं ना कहीं, मौत का भय है। और देखिए, मैं एक चीज बता दूं, वो मैं महाभारतकालीन एक किस्से में जानना चाहूंगा ऋतिक जी। जब भगवान रथ का पहिया जब
यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में फंस गया था जी। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन इस पर वार करो, तो वो अर्जुन ने कहा कि भगवान वो निहत्था है, जी। ये धर्म युद्ध नहीं कहता। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम्हारे बेटे को मार रहे थे उसको घेर करके, अभिमन्यु को घेर करके मारा जा रहा था, उस दिन धर्म की बात कहाँ थी? उस दिन तो सारे धर्म योद्धा बोलते हैं। बिल्कुल राजीव जी। धर्म अधर्म की बातें, कानून कायदे की बातें, रक्षा सुरक्षा की बातें इंसान को तब याद आती हैं जब उसकी खुद की जान पे पड़ती है। बिल्कुल जब दूसरों की जान ले रहा होता है तब उसको धर्म और ये सब चीजें याद नहीं आती। धर्म क्या है, कानून क्या है और धर्म युद्ध क्या कहता है। राजीव जी, इसी बीच में ये खबरें भी हैं कि लगातार उनके जो गुर्गे भी हैं वो यहाँ पर जेल के अंदर आकर मुलाकात करते हैं, कोई औपचारिकताएं नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ है, इनके कड़े तेवर हैं, इस बीच किस तरीके से अपने जेल से कोई इतना नेक्सस चला पाता है? देखिए ऐसा है, अगर ये उमेश पाल हत्याकांड नहीं हुआ होता, बाइटफा घटना को अंजाम नहीं दिया गया होता, तो ये तो बदस्तूर पहले से चल ही रहा था। अगर उमेश पाल हत्याकांड में उसकी हत्या नहीं हुई होती तो इसको रोकने टोकने वाला कौन था? कार्रवाई तो कड़ी उनके ऊपर भी होनी चाहिए जो सिंडिकेट में अपराधी का सहयोग कर रहे थे, चाहे वो उसकी अवैध बिल्डिंग को शेल्टर देने के मामले में हो, चाहे जेल में उनकी पत्नी की मुलाकात कराने के मामले में हो, चाहे अन्य मामले हो। मुद्दा ये है कि इनको कौन चला रहा था, इनके नेक्सस को। जब आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की और सबके विश्वास की, तो ये सबका विश्वास जीता जा रहा था क्या, ये बड़ा सवाल है। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में लगातार नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से जांच लगातार आगे बढ़ रही है, चीजें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। शाइस्ता जो कि लगातार सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रही थी, अब वही प्रदेश से फरार है, उसके ऊपर सरकार ने इनाम घोषित कर दिया है। तो आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद जया बच्चन के तेवर से सब वाकिफ हैं, उनका गुस्सा संसद से लेकर सड़क तक सबने देखा हुआ है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर जया बच्चन खफा हो गई है। असल में वो सदन में नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड मिलने पर बधाई दे रही थी, तभी उनके वहां मौजूद सांसद ने बीच में टोकना शुरू कर दिया। इससे जया बच्चन नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि अरे नीरज, क्या क्या बीच बीच में। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अरे मैम, आपकी आवाज नहीं, बुलंद आवाज है। जया बच्चन आज राज्यसभा में ऑस्कर विनिंग गाना नाटू नाटू के बारे में बोल रही थी। गाने को अवार्ड जीतने पर टीम को बधाई दे रही थी। उन्होंने इस उपलब्धि पर फिल्म RRR के निर्देशक को बधाई दी है। जया बच्चन बधाई दे ही रही थी कि अचानक राज्यसभा में मौजूद सांसद ने उन्हें टोक दिया, जिस पर जया बच्चन नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि अरे नीरज, क्यों बीच बीच में, और इतना कहते ही वो रुक गई। तभी स्थिति को देखते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद में को चुप कराया और जया बच्चन को आगे बोलने को कहा। वही स्थिति सामान्य होते ही एक बार फिर जया बच्चन ने बोलना शुरू किया, लेकिन एक बार फिर उन्हें टोका गया। जया के फिर एक बार खफा होने पर जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन से कहा कि मैम आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं, आपकी बुलंद आवाज है। धनखड़ ने जया बच्चन के परिवार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप ऐसे परिवार से आती हैं जिसने इस फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। इस पर जया बच्चन ने उनका धन्यवाद भी किया। तो आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के विधायकों की सैलरी अब 66% बढ़ा दी गई है। उपराष्ट्रपति ने बजट सत्र से पहले विधायकों की सैलरी, पेंशन और भत्ते को बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। उन्हें अब 54,000 रुपए की जगह हर महीने 90,000 रुपए सैलरी मिलेगी। तो वही भत्तों को शामिल कर दे तो विधायकों को अब हर महीने 1,70,000 रुपए मिलने वाले हैं। बता दें कि सैलरी, पेंशन और भत्ते को बढ़ाने का प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा में पिछले साल जुलाई में पास हुआ था। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री, मिनिस्टर, विधायक, मुख्य सचिव, स्पीकर और विपक्ष के नेता की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे राष्ट्रपति ने 14 फरवरी को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। विधायकों को अब 14 फरवरी 2023 से यह बढ़ी हुई सैलरी मिला करेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में विधायकों की सैलरी 12 साल बाद बढ़ाई गई है। विधायकों को बेसिक सैलरी 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की गई है। दैनिक भत्ता 1,000 से बढ़ाकर 1,500 किया गया है। इससे पहले विधायकों को
भत्ते और सैलरी मिलाकर हर महीने 72,000 रुपए मिलते थे। तो आगे बढ़ेंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपने रिपोर्ट में यह बताया है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 से लेकर 17 और 2018 से लेकर 22 के बीच भारत की हथियार खरीद में 11% की कमी आई है। इसके बावजूद भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बना हुआ है। बीते 5 साल में दुनिया में जितने हथियार खरीदे गए हैं उनमें से 11% अकेले भारत ने खरीदे हैं। सऊदी अरब 9.6% खरीद के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है, तो वहीं इनके बाद कतर 6.4, ऑस्ट्रेलिया में 4.7 और चीन 4.7 का नंबर पर आता है। दरअसल मोदी सरकार के मेक इन इंडिया का असर दिखा है। वहीं रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत के हथियार खरीद में आई कमी की वजह ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम है। इसके तहत भारत सरकार का जोर हथियार के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर है। बीते 4 से 5 साल में भारत ने हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में अहम कदम उठाए। इसमें भारत में निर्मित हथियारों के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान है। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर अब 74% करना और कई हथियारों की खरीद पर प्रतिबंध लगाने जैसा कदम शामिल है। वहीं इससे पता चलता है कि भारत न सिर्फ आयात निर्यात को बढ़ावा दे रहा है बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भी भारत सबसे आगे है। तो प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच। जानना चाहेंगे प्रफुल्ल जी कि जिस तरीके से भारत पहले लगातार दूसरे देशों के साथ जाकर खरीदी करता था हथियारों की, उसमें अब भारत खुद आत्मनिर्भर बन रहा है हथियारों में भी। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, भारत जिस समय निर्यात की लिस्ट में, आयात की लिस्ट में सबसे ऊपर था जी, इंपोर्ट में अभी भी ऊपर है, पर पिछले 7-8 सालों में हमने आत्मनिर्भरता की तरफ जो हमने कदम उठाए हैं उससे ये फर्क ये पड़ा है कि हमारे इंपोर्ट में यानी कि आयात में 11% का फॉल आई है, पर फिर भी हम नंबर 1 है। तो इसका मतलब आप सोच लीजिए कि हमारी कमियां कितनी सारी थी। देखिए, एक टाइम था से 12 साल पहले जब ये हमको ना एक राइफल बनाते थे, जो हमने एयरक्राफ्ट हमने उसको बनाना बंद कर दिया था। HF-24 बनाया था जहाज, उसको भी हमने डाउन कर दिया। और ना हमने कोई इंजन बनाए, ना शिप बनाए, ना टैंक। तो हम कुछ जब बना ही नहीं रहे थे तो ऑटोमेटिकली हम सबसे ज्यादा खरीद रहे थे। तो हमारे को इसमें कोई हम बड़े प्राउड हमें फील नहीं करना चाहिए कि हमको अब जो ये कदम उठाया गवर्नमेंट ने, बहुत सही कदम उठाया है आत्मनिर्भरता की तरफ, इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम। और इससे अब आप देखेंगे अगले 7 साल में भारत का आयात बिल्कुल कम हो जाएगा और हम फिर एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे, जैसे चाइना कर रहा है। प्रफुल्ल जी, वही MiG-21 चाइना ने आपके साथ किया 1963 में जी। चाइना ने उसकी रिवर्स इंजीनियर करके अपना बनाया, आपने नहीं बनाया। आपकी नीतियां गलत थी, भारत की नीतियों की जो गलत नीतियां थी उसके कारण हम इस जगह रह गए हैं। पर अब वो बात निकल गई, अब हम आपसे आगे बढ़ गए हैं और जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब हम 11% हमने कम करी है, पर फिर भी अभी हमारे को समय लगेगा। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, भारत इस वक्त सबसे बड़ा खरीदार बताया जा रहा है हथियारों का। जो पहले दूसरे देश से लेता था, अब कई महाशक्ति जैसे जो देश कहलाते हैं, जो कई बड़े देश हैं, वो भी भारत से आकर हथियार खरीदते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपीन मांग रहा है, हमारे LCA मांगे जा रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर मांगे जा रहे हैं। अब देखेंगे धीरे धीरे, आप देखेंगे अगले 6-7 साल में आपकी कई मिसाइल आकाश इत्यादि, आपकी ब्रह्मोस की एडवांस वर्जन LCA Mark 1, LCA 2, ये सारे के सारे अब बनेंगे और बाहर लोग खरीदेंगे। अब ऑलरेडी LCA JF-17 के अगेंस्ट उसका नाम चल रहा है और वो कई मार्केट पे ऊपर उठ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें दर्शाती हैं कि आपकी जो पॉलिसी है वो बहुत
कामयाब हुई है पिछले 6-7 साल में, और इसी के कारण भारत इस स्थिति पर पहुंचा है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल, लगातार आपको बता दें, अभी 26 जनवरी को भी प्रफुल्ल जी हमने देखा था कि किस तरीके से भारत का जो परेड था वो पूरी तरीके से भारत में बने हथियारों का था, तो ये भी काफी गर्व का विषय माना जा सकता है। बिल्कुल, 26 जनवरी की परेड में आपने देखा इंडिजिनाइज प्रोग्राम, वेपन सिस्टम वगैरह सारे भारत के थे, और क्यों ना हो। जी जब आप खुद बना रहे हैं तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे और आप दुनिया को दिखाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी नीतियों में फर्क आया, देखिए सबसे बड़ी चीज है डिफेंस फोर्स को चलाने के लिए आपकी डिफेंस की नीति करेक्ट होनी चाहिए। डॉक्ट्रिन भी गलत होती है तो आप नहीं चला सकते, और यही कारण है अब आप चला रहे हैं और आप बड़े गर्व से खुद कह रहे हैं कि हमारी ये हालत। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आपको बता दें, भारत अब खरीदारों में हथियारों की खरीदारी की बात करें तो इस वक्त नंबर 1 पर चल रहा है। जी हां, यही भारत है जो पहले दूसरे देशों से हथियारों के लिए गुहार लगाता था, दूसरे देशों से हथियार खरीदता था, लेकिन अब भारत अपने हथियार खुद बनाता है और हथियार बेचने में सबसे नंबर 1 पर चल रहा है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ।